एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपका पूरा पूरा चैप्टर है बेसिकली, है ना। इस बार नीट में 2 सवाल पूछे गए हैं एसी से, ठीक है सर। और कोई बहुत रॉकेट साइंस सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी गंदी होती है अनडाउटेडली, बट ऐसा कोई खतरनाक सवाल नहीं आता है। ठीक से समझें इस चैप्टर को, क्योंकि क्वेश्चन आएगा भाई 12th से, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वाज आस्क्ड फ्रॉम क्लास 12, तो इसलिए इन सब पे ध्यान दे लीजिएगा। अब सबसे पहली बात हम समझेंगे सर, पहले हम उस डेरिवेशन को हम समझेंगे, उसके बाद हम एसी वेसी की वो ग्राफ ग्राफ ये जो भी काम था उसको हम समझेंगे। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एसी। एसी हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और ये जो मैं थ्योरी ऑफ एसी बता रहा हूँ, यही एसी जनरेटर की वर्किंग भी है। आप लोगों ने सुना है एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर की वर्किंग वही है जो मैं थ्योरी ऑफ एसी में आपको बता रहा हूँ। उसको फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ द थ्योरी ऑफ एसी, ठीक है। अब एसी की थ्योरी क्या है, मतलब कैसे हम एसी प्रोड्यूस करते हैं, हाउ एसी इज प्रोड्यूस्ड। इससे पहले जितने भी हम करंट की बात कर रहे थे, वो करंट कौन सा था, एसी था या डीसी था? सर डीसी। डीसी। हमेशा याद रखो कि सेल और बैटरी अगर लगा हो तो सेल या बैटरी इज द सोर्स फॉर डीसी, है ना। एसी का जो सोर्स है वो एसी डायनामो है या एसी जनरेटर कह लीजिए, दे आर द सोर्स फॉर एसी। लेकिन डीसी का जो सोर्स है वो क्या होता है, तो डीसी का जो सोर्स होता है दैट इज सेल और बैटरी। तो अभी तक जो हम सर्किट में कनेक्ट कर रहे थे दैट वाज आइदर द सेल और द बैटरी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसी। तो हाउ एसी इज प्रोड्यूस्ड, उसी को हम थ्योरी ऑफ एसी के नाम से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आप ये सिंपल सी बात समझ लें बेटा, कि अगर मान लीजिए किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस 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 क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है सर। इसके अंदर अपन मान लीजिए कि हमने एक स्क्वायर शेप लूप या कोई सी भी लूप हमने इसके अंदर हमने एक लूप ले लिया, और ये कंडक्टिंग लूप है, ठीक है सर। ये कोई कंडक्टिंग लूप है, एंड फॉर simple case I am taking a square loop, let us say कि मैंने एक स्क्वायर लूप ले लिया and it's a conducting loop and I have kept this inside the magnetic field, this loop is TQRS, and let us say कि इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। मान लेते हैं कि n is number of turns of loop, number of turns in loop के अंदर n, कैपिटल N is the number of turns। अब आपने क्या किया सर, इस लूप को यू स्टार्टेड मेकिंग इट टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। आपने एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर दिया इस लूप को, यू स्टार्टेड रोटेटिंग इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू कर दिया विद ओमेगा। अब आपको याद आना चाहिए, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो, जब हम इंड्यूस ईएमएफ डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने क्वेश्चन किया था। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर स्क्वायर लूप मैंने लिया है, वहां पर भी है सर्कुलर लूप। अब याद करो कि अगर मैं इस स्क्वायर लूप को इफ आई मेक इट टू रोटेट, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या चेंज होगा इस केस में, एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या क्या चेंज होगा, व्हाट इज द फैक्टर सर व्हिच विल थीटा। चेंज इन दिस केस, थीटा। बिकॉज एज द कॉइल रोटेट्स, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ठीक है। ये मैं सिखा चुका हूं बेटे। तो इसका मतलब हर इंस्टेंट पे थीटा चेंज होगा। और मैंने इसमें एक चीज ये भी बताया था कि जितने एंगल से कॉइल रोटेट होगा, बाय द सेम एंगल normal will also rotate with respect to the magnetic field। मान लो अगर coil has rotated by 30 degree, तो the angle between the normal and the magnetic field will also be 30 degree। अगर coil is rotated by 45 degree, the angle between the normal and the magnetic field will also be 45 degree, right। तो यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है, and this changing theta will be the cause for the change of flux and hence an EMF will induce in the coil। तो मान लीजिए फिर से वही बातें हैं सर, let at any time t, let at any time t, let at any time t एंगल बिटवीन नॉर्मल या एरिया वेक्टर कह लो एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज थीटा। किसी भी समय पे इन दोनों के बीच का एंगल अपन कितना मान लेते हैं, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो फ्लक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू बी इनटू ए, वेयर ए आई एम टेकिंग एज एरिया ऑफ दिस स्क्वायर लूप इनटू cos ऑफ थीटा। दिस विल बी रिटन लाइक दिस। अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इनटू cos ऑफ ओमेगा टी। याद होना चाहिए शायद आपको, सिंस ओमेगा कैन बी रिटन एज इक्वल टू थीटा बाई टू, the angular velocity of the coil can be written as angular displacement of the coil divided by the time। तो ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर आप कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, तो कॉस का माइनस साइन होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसका होगा माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कॉस ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू ओमेगा बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आ जाएगा सर आपका ईएमएफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। where omega is the velocity with which the coil is rotating inside the magnetic field, b is the magnetic field, a is the area। अच्छा, मैंने यहाँ पर टर्न्स भी लिया था ना, n is the number of turns, तो हर जगह n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट शुड बी देयर, तो n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इज आल्सो देयर। तो इसको आप लिख सकते हैं ईएमएफ को n b a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपका ईएमएफ है।
अब देखिए सर, थियरी ऑफ एसी क्या है? तो ये थियरी ये कहती है कि व्हेनेवर यू मेक अ कॉइल रोटेट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो आप देख रहे हो, और ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, ये ऐसा ईएमएफ होगा जिसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, एंड इसकी डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। फिर से सुने, थ्योरी ऑफ एसी का मतलब यह है कि whenever a conducting coil is made to rotate inside the magnetic field, then due to the change of flux and EMF, a time varying EMF will induce in the coil, and this time varying EMF not only changes the magnitude but also changes its direction. और इस तरह का जो ये टाइम वेरिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कहते हैं बेटा? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना? देखो ये ईएमएफ सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा, करंट मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। कैसे? अभी मैं बताता हूं, बट उससे पहले एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए बेटा कि इफ ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री, मान लीजिए, क्योंकि ये ओमेगा टी अल्टीमेटली आप देखो, मैंने आपको पता नहीं बोला या नहीं बोला है, क्योंकि हर बैच में मैं ये सारी चीजें बोलता रहता हूं कि साइन या कॉस के साथ कुछ भी लिखा हो, आर्ग्यूमेंट कहते हैं उसको, साइन या कॉस का आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, तो वो थीटा है, मतलब उसका एंगल कहलाएगा वो। समझ रहे हो आप? तो बेटा ये एंगल कभी तो 90 भी तो होगा, क्या बोलते हो? Yes, sir. ओमेगा Yes, टी sir. की वैल्यू, बिकॉज ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स द एंगल, तो ये एंगल 90 भी तो होगा। तो अगर ये एंगल 90 हो गया तो उस केस में ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी इन बी ए ओमेगा। इस ईएमएफ को मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो यही इंड्यूस हो सकता है। देखो बेटा ये ईएमएफ साइन के साथ बदल रहा है, तो मैक्सिमम क्या इंड्यूस हो सकता है? तो मैक्सिमम तभी होगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। तो ये ईएमएफ मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो, बिकॉज यही तो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब हो सकता है? ये साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होगी। तो जब ये 1 हो जाएगा तो जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एनबीए ओमेगा होगा, जिसको हम लोग जनरली ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इतना मैक्सिमम तो इंड्यूस होगा, बट हर वक्त ये इतना मैक्सिमम ही रहेगा, ये बिल्कुल जरूरी। समझ रहे हो मेरी बात? ये कभी तो इतना होगा, बट ये हमेशा इतना नहीं रहेगा। मतलब ईएमएफ को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर ई का क्या मतलब है? ईएमएफ एट एनी टाइम टी, ईएमएफ एट एनी टाइम टी, ठीक है। और ई नॉट का क्या मतलब है? दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ दैट कैन इंड्यूस इन द क्वाइल। एंड टी क्या चीज है? यहाँ पर टी रिप्रेजेंट्स टाइम। ओमेगा क्या चीज है? इसको एक अलग नाम दिया जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर जो ओमेगा है, इस ओमेगा को बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई/टी। ये 2 पाई तो आप समझते हो, टी का मतलब है टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड? इस क्वाइल के रोटेशन का टाइम पीरियड। देखो, बिकॉज इस क्वाइल का जो एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो हर बार इसको एक रोटेशन करने में जो टाइम लगेगा वो सेम ही तो लगेगा। मान लीजिए अगर पहली बार इट रोटेटेड वंस इन 10 सेकेंड्स, तो इसका मतलब दूसरी बार भी जब ये रोटेट करेगा देन ऑल्सो इट विल टेक 10 सेकंड, तीसरी बार भी 10 सेकंड, बिकॉज यू हैव केप्ट ओमेगा एज कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी जीवन में कि एज वन अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, कभी सुना है? Yes, sir. ठीक है, इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या न्यू से भी करते हैं, इस साइन को न्यू कहते हैं। तो ओमेगा को अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, और ये एफ क्या कहलाता है? तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हजम हो रहा है? इसका मतलब जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और आप लोगों ने सुना होगा क्लास 10th में, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपने यहाँ सप्लाई होती है वो कितने हर्ट्ज पे होती है? सुना है कभी? 50 हर्ट्ज पे होती है सप्लाई। आपके घर में जो करंट आता है वो कौन सा है? एसी है या डीसी है? Sir, AC. एसी। इस बात को याद रखिए भाई, आपके घर में जो करंट आता है वो एसी है। एसी क्यों है सर, डीसी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा डीसी को ना लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता, मतलब उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो आपके घर में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस किस कौन से करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम डीसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एसी को नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसीलिए आपके मतलब हमारे यहाँ जो भी सप्लाई है वो एसी की है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एसी जो हमारे घर में सप्लाई होती है उसकी हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ उसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, एंड दैट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। वो अभी आगे भी मैं बताऊंगा। तो अब देखिए, ये जो ईएमएफ आपने लिखा है मेरे बच्चों प्यारे बेटे, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है आपने। अगर मान लो कि मैं लिख देता हूं कि भाई इफ ओमेगा टी इज 0, अलग अलग वैल्यू होगी ना, ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी। क्यों बदलेगी? ओमेगा इज कांस्टेंट रिमेंबर, बट टी चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? इसमें याद रखो ओमेगा जो है ना ये कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है? टाइम। तो टाइम के साथ ये ईएमएफ की वैल्यू बदलेगी। नहीं आ रहा भाई? तो अगर Yes, ये sir. ओमेगा टी को 0 कर दोगे तो ये ई 0 हो जाएगा, यानी हाँ ना बोलो। Yes, sir. इसी तरह से इफ ओमेगा टी Yes, इज sir. इक्वल टू 90,
तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ऑफ 90। साइन 90 अभी आपको पता है कि 1 होता है, तो वहीं से आपने लिखा था ई इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, इसी तरह से बेटा एक बार और काम करते हैं, एक दो बार और समझिए। अरे वापस आओ। हाँ, इफ ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन 180 इज अगेन जीरो, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई, फिर से जीरो, जीरो से स्टार्ट हो गया फिर जीरो हुआ। फिर अगर मान लीजिए ओमेगा 2, मतलब कुछ वैल्यूज पे मैं शो कर रहा हूं बस, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ई विल बी रिटन एज ई नॉट साइन ऑफ 270 डिग्री। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 270 होता है -1, तो ये हो गया माइनस ऑफ ई नॉट। देखो अब निगेटिव हो गया या नहीं हुआ बच्चों, निगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू 360, तो क्या होगा, ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ऑफ 360। साइन 360 में चले जाइए, तो जितना साइन 0 पे होता है उतना ही 360 पे होता है, तो ये कितना हो जाएगा फिर से ई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक कंप्लीट साइकिल में 0 से लेकर 360, 360 मतलब एक पूरा चक्कर हो गया। तो एक कंप्लीट साइकिल में देखो 0 पे भी ये 0 था, 180 पे भी 0 हुआ, फिर 360 पे भी 0 हुआ। ठीक है, और ये कैसे चेंज हो रहा है, जैसे साइन की वैल्यू चेंज होती है वैसे ये ईएमएफ चेंज हो रहा है। मतलब ये जो ईएमएफ हमारा है वो साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन वैल्यू पे। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि दिस ईएमएफ इज चेंजिंग साइनोसॉइडली। कैसे चेंज हो रहा है, साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू या कोई भी क्वांटिटी अगर साइन जैसे चेंज होता है, अगर वैसे ही चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन, या साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। तो इसीलिए जब हम इसका ग्राफ या कर्व शो करते हैं ईएमएफ वर्सेस टाइम का, तो ईएमएफ वर्सेस टाइम का कर्व देखो, 0 पे 0 था, मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम होने के बाद फिर से 0 हुआ, फिर निगेटिव साइड पे मैक्सिमम हुआ, फिर से 0 हुआ, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। समझ में आ रही बात? ये आपका मैक्सिमम ई नॉट है ऑन द पॉजिटिव साइड, ये मैक्सिमम है ऑन द नेगेटिव साइड। यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, एंड सो ऑन। तो ऐसा ईएमएफ जो अपनी वैल्यू को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो साइन के अकॉर्डिंग ही चेंज करे, बात समझ रहे हो? इसलिए मैं बार बार टर्म में कहीं पर साइन यूज नहीं कर रहा हूं। अलग बात है कि आप जो ईएमएफ पढ़ रहे हैं उसमें साइन ही है। बेटा आप जो ईएमएफ पढ़ रहे हैं, जो ईएमएफ हमने अभी रिप्रेजेंट किया है उसमें साइन आ रहा है, बट एसी में एसी ईएमएफ या एसी करंट होने के लिए साइन हो ही जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, जरूरी यह है कि ऐसा ईएमएफ या ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो हर समय पे, उसको हम क्या कहते हैं, बोलो? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा साहब, हमने जो लास्ट टाइम जिस कॉइल को रोटेट कराया था इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर रोटेटिंग दैट कॉइल वी सिंपली find out the value of EMF, कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है, that EMF is not constant, rather it is varying sinusoidally। ठीक है, मतलब साइनोसॉइडली कहने का मतलब कि जैसे जैसे साइन वेरी करता है, या इट डिपेंड्स ऑन अ साइन फंक्शन। ये मतलब था उसका कि जैसे साइन वेरी करेगा वैसे ही हमारा ये EMF वेरी करेगा। तो अगर मान लो मैं उसी कॉइल को कंटिन्यू करता हूं उसमें आगे फर्दर, कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर ओम। अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल को आर ओम मान लूं कि जो कॉइल है हमारी उसकी रेजिस्टेंस आर ओम है, तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं बेटा कि अगर दोनों तरफ मैं आर से डिवाइड कर दूं, ई डिवाइडेड बाय आर एंड दिस ई नॉट डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर मैं बोथ साइड इफ आई डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, तो आपको नहीं लगता कि रेजिस्टेंस अगर हम डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट? भाई दोनों तरफ अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो ये ईएमएफ का दूसरा मतलब वोल्टेज, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो वोल्टेज को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, देखो, व्हेन योर ईएमएफ इज समथिंग ई, जब ये आपका ईएमएफ ई है, तो उस इंस्टेंट पे जो करंट मिलेगा आपको वो कुछ मिलेगा, लेट दैट करंट बी आई। ठीक है, जब यही ईएमएफ व्हेन इट विल बिकम मैक्सिमम, तो जो उस केस में करंट मिलेगा वो करंट भी क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर यू कैन क्लेम दैट कि जो आई नॉट है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये आई नॉट कैसा करंट है, ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है व्हिच कैन बी इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल व्हिच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। अगर आप इसका भी ग्राफ देखें तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा सर, साइन फंक्शन आएगा, साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसा ईएमएफ का है। यहाँ पर करंट अपना मैक्सिमम है पॉजिटिव साइड पर, यहाँ पर करंट मैक्सिमम है ऑन द नेगेटिव साइड। तो जैसे ईएमएफ वेरी कर रहा है विद द टाइम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वैसे ही आपका करंट भी वेरी करेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसा कोई भी करंट जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो एंड द डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग विद द टाइम, तो ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं बेटा। सच अ करंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद टाइम। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला कि बोथ चेंजेस साइनोसॉइडली, इस बात पे जरा ध्यान दे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। भाई मैंने आपसे ये बोला कि ऐसा करंट विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, दैट करंट विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। बट आई नेवर सेड कि ये करंट चेंज होगा साइनोसॉइडली ही चेंज होगा, ऐसा मैंने नहीं बोला।
मैंने सिंपली बोला कि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगी, बट ये जब भी चेंज होगा तो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, इट इज नॉट नेसेसरी एंड मैंडेटरी। इसका मतलब है कि एसी हमेशा साइन से ही रिप्रेजेंट होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा करंट जो सिर्फ साइन से रिप्रेजेंट हो वही एसी कहलाएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिना साइन से रिप्रेजेंट हुए भी करंट एसी हो सकता है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि बेटा करंट को एसी होने के लिए द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मस्ट चेंज आइदर साइनोसॉइडली और by according to any other function, doesn't matter, but it should change its magnitude and direction with the time, ठीक है। Yes, अब sir. देखिए, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, मैं मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि सर मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कहीं पर ऐसे बना दिया करंट वर्सेस टाइम एंड आई ड्रॉ दिस कर्व फॉर दिस करंट वेरिंग विद द टाइम, तो ये करंट एसी है या नहीं है? इज इट एसी? No, sir. सर है। No, sir. नहीं सर, ये नहीं है। वेरी गुड, ये एसी नहीं है बेटा। एसी क्यों नहीं है? रीजन क्या है सर कि एसी नहीं है? क्योंकि देखो ये करंट का अनडाउटेडली Sir, क्योंकि मैग्नीट्यूड एट, Direction. वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग, इट इज वेरी फैक्ट, राइट, कि मैग्नीट्यूड जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अगर आप इसके डायरेक्शन पे गौर करो तो इसकी डायरेक्शन चेंज थोड़ी हो रही है। देखो करंट वाई एक्सिस पे है ना, करंट किस एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हो, यू आर प्लॉटिंग इट ऑन द वाई एक्सिस। और अगर आप ध्यान से देखें तो करंट हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, करंट नेगेटिव क्वाड्रेंट में आया ही नहीं। इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये नहीं है बेटा कि ऊपर से नीचे आ जाना, वो मैग्नीट्यूड का चेंज है। डायरेक्शन का चेंज का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ है तो इट शुड बिकम नेगेटिव आल्सो, तब हम कहेंगे कि वो एसी है, मतलब ये एसी तो नहीं है। अच्छा इसी तरह से एक बार और देखते हैं, मान लीजिए सर मैं आपसे कहूं ऐसा कोई करंट मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द करंट दैट आई एम ड्राइंग फॉर यू एंड दिस इज करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इज लाइक दिस। अब मुझे बताइए कि ये जो करंट मैंने ड्रॉ किया है, नाउ व्हाट कैन यू क्लेम ऑन दिस, इज इट एसी और नॉट? देखो ये करंट पॉजिटिव भी है और करंट ये नेगेटिव भी हो रहा है, बिकॉज ये सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में नहीं है, ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी जा रहा है। तो इज इट एसी और नॉट? भाई ये भी एसी नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही यहाँ पर भी है, उतना यहाँ पर भी है, उतना यहाँ पर भी है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये मान लो कि लेटेस्ट से 2 एम्पियर है और नीचे भी -2 एम्पियर है, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है ना 2 एम्पियर, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज एवरीवेयर कांस्टेंट। हाँ, पहले ये ऊपर वाली डायरेक्शन में शो किया गया है, उसके बाद नीचे वाली डायरेक्शन में शो किया गया है, इसका मतलब है कि द ओनली डायरेक्शन ऑफ दिस करंट हैज रिवर्स्ड, बट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या बोला आपसे कि करंट को एसी होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट चेंज। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, हेंस इट इज स्टिल नॉट एसी। क्लियर? अच्छा सर अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, if I draw a graph like this for the current versus time, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया एंड सो ऑन, दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग एंड दिस इज द ग्राफ व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग दिस करंट। नाउ व्हाट इज योर क्लेम, इज इट एसी और नॉट? यस इट इज एसी बेटा, यस सर। इट इज एसी। अब क्यों एसी है? क्योंकि देखो हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पर करंट का ये जो तो हाइट होगी टाइम वही भी तो करंट को कांस्टेंट नहीं रिप्रेजेंट है करेगा। और नेगेटिव भी है। यस, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इट रीचेस टू सम पीक, देन इट डिक्रीजेस एंड नाउ इट हैज बिकम नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट एंड अगेन इट बिकम पॉजिटिव। तो दिस इज एसी। हाँ ये अलग बात है, हम ये कह सकते हैं कि दिस एसी विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन वाला एसी नहीं है, मतलब दिस एसी इज नॉट, this AC cannot be represented by this equation I is equal to I naught sin omega t is not valid for this AC, but this will remain as AC। ठीक है, AC होने के लिए साइन से रिप्रेजेंट हो इज नॉट नेसेसरी, AC होने के लिए सिर्फ जरूरी है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट चेंज, तो साइन से रिप्रेजेंट हो या किसी और फंक्शन से रिप्रेजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो खैर हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है दैट इज ओनली दैट AC which is represented by sin। मतलब आपके सिलेबस में जो AC लिया गया है वो कौन सा वाला है जो साइन से रिप्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा करंट which is represented by sin फंक्शन, उसी AC की हम बात करेंगे। लेकिन बैक ऑफ योर माइंड ये बात याद रखना कि सिर्फ एसी सिर्फ साइन फंक्शन से ही रिप्रेजेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी, वो साइन फंक्शन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और वो किसी और फंक्शन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, खैर तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एसी की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि सर व्हाई डू यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू? जब आप इससे पहले वाला करंट पढ़ रहे थे डीसी, तो आपने तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवाया। नाउ व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट? तो उसका रीजन समझ लीजिए। डीसी में अगर हम बात करें तो डीसी वाज अ करंट व्हिच वाज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड वाज हैविंग द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट। तो ये करंट कांस्टेंट करंट था। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमेशा हमेशा सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि इफ यू आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड कहूं तब भी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, और किसी इंस्टेंट पे आपकी स्पीड बताई जाए तब भी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो इट विल ऑलवेज बी 10 मीटर पर सेकंड, चाहे वो एवरेज बोलो या इंस्टेंटेनियस बोलो। बट अगर आप एसी को देखो तो एसी की वैल्यू चेंज हो रही है ना कंटिन्यूअसली, तो अगर चेंज हो रही है तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस का मतलब
किसी भी टाइम पे जो एसी की वैल्यू होगी वो, और इस पूरे एसी का जो एवरेज वैल्यू होगा वो, इट विल नॉट बी सेम, राइट? तो इसीलिए इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बट यहाँ पर थोड़ी सी अगर आपकी अकल काम करती हो तो बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एसी का जो कर्व आपको दिख रहा है, इसमें आप देखिए करंट कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इट इज पॉजिटिव एंड कभी इट बिकम्स नेगेटिव। तो इस केस में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे सर, तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि करंट जीरो से स्टार्ट हुआ और यहां पर आके इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो गई, तो यहां पर भी जीरो हुआ है, बट यहां पर जीरो होने के बाद इट इज गोइंग इन द नेगेटिव साइड, राइट? फिर से सुनो, यहां पर करंट जीरो हुआ है बट इसके बाद ये कहां जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है ना। अब यहां पर आओ, यहां पर फिर से करंट जीरो हो गया, करंट जीरो होने के बाद अब ये यहां के बाद नेगेटिव साइड में जाएगा या पॉजिटिव साइड में जाएगा? So positive. पॉजिटिव। तो यहां से यहां तक हम एसी का एक साइकिल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वन कंप्लीट साइकिल फॉर एसी। ऐसा कुछ कुछ आपने क्लास 11 चैप्टर एसएचएम या वेव्स दोनों में पढ़ा होगा। वन साइकिल का मतलब यह है कि जहां से पार्टिकल आपका ऑसिलेट करना शुरू करता है, ठीक है, इफ इट रीचेस टू द सेम पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन साइकिल। तो वन साइकिल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बेटा कि इट रीचेस टू द सेम वैल्यू, वन साइकिल का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन भी वही हो जाए जो स्टार्ट के वक्त थी। देखो यहां पर जब जीरो था तो फ्रॉम हेयर इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट, तो यहां के बाद करंट पॉजिटिव था, अब यहां पे भी जीरो हुआ बट यहां पर डायरेक्शन सेम नहीं हुई, तो इसको एक साइकिल नहीं मानेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज ओनली हाफ ऑफ द साइकिल। उसके बाद अगर आप देखें सर, उसके बाद यहां पर फिर से जीरो हुआ और इसके बाद फिर से किधर जाने लगा, तो अब फिर से ये पॉजिटिव साइड पे जाने लगा करंट, तो अब इसको हम एक साइकिल मानेंगे। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये एक साइकिल कहलाता है और एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और एक सेकंड में ऐसे ऐसे जितने साइकिल प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक साइकिल का मतलब हुआ कि जब करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम अचीव कर लेगा तो उसको हम एक साइकिल कहेंगे, और एक साइकिल होने के लिए जो टाइम चाहिए उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड के अंदर जितनी साइकिल प्रोड्यूस होती हैं, जितनी कंप्लीट साइकिल्स प्रोड्यूस होंगी, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। और ये जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके घरों में सप्लाई होती है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होती है। अलग अलग कंट्री का ये जो सप्लाई है वो अलग अलग वैल्यू पे होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री। इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है, यूएस में ये 60 हर्ट्ज है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। खैर उसमें हमें नहीं जाना। तो खैर अब मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल को ध्यान से देखो तो जितना पॉजिटिव पार्ट में आएगा रिजल्ट उतना ही तो निगेटिव भी होगा ना, सोच के देखो भाई। इसका Yes, अगर sir. आप पॉजिटिव हाफ देखें तो पॉजिटिव हाफ इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द नेगेटिव हाफ। तो आधा हाफ पॉजिटिव है, आधा हाफ नेगेटिव है, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा बच्चों? So zero. व्हाट वुड बी द सम? ऑब्वियसली जीरो। So zero. इसका मतलब है ना, इसका मतलब अगर आप एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी विल बी इक्वल टू जीरो फॉर वन कंप्लीट साइकिल। मतलब वन कंप्लीट साइकिल पे, मतलब पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड टी पर जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आएगी वो जीरो आती है। इसका मतलब है कि वन कंप्लीट साइकिल विल गिव यू नथिंग, दैट विल गिव यू अ जीरो वैल्यू। इसीलिए बेटा जब हम एसी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी डोंट कैलकुलेट इट फॉर द कंप्लीट साइकिल, वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ओनली फॉर हाफ ऑफ द साइकिल। समझे आप मेरी बात? एसी में अगर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो जीरो होगा। इसीलिए एसी में हम कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, हम ओनली फॉर द हाफ ऑफ द साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझे आप मेरी बात? ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। Hence, hence average value is calculated over half of the cycle. Hence, average value is calculated over half of the cycle. Hence, average value is calculated over half of the cycle. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब देखो मैं इसे ये सॉल्व करके तो बता ही दूंगा, बट उससे पहले कुछ बात समझे आप। मैं थोड़ी सी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए बेटा, जब भी आप किसी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आप करते क्या है, अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है, जैसे मान लो कि आपके पास कई सारी वैल्यूज हैं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हैं, एंड ऑल दोस वैल्यूज आर इटसेल्फ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उस केस में आप एवरेज वैल्यू ऐसे ही तो लिखते हैं। मान लीजिए कि द वैल्यूज आर x1 x2, ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं व्हिच इज वेरी मस्ट रिक्वायर्ड फॉर योर फिजिक्स, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं दिस इज नॉट ओनली अप्लाइड फॉर एसी, ये आपके फिजिक्स में इनफैक्ट काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में भी यूज किया जा सकता है। इसको इसको आप जो आपकी गैस वो पढ़ा होगा ना आपने,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कभी सुना होगा, फिजिक्स में एक चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी यूज हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुने। x1 x2 x3 एंड सो ऑन आर द वैल्यूज जिसका हमें एवरेज निकालना है। तो आप क्या करते हैं, एवरेज या मीन आप ऐसे लिखते हैं, एवरेज या मीन आप लिखते हैं x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय n। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. दिस इज हाउ यू राइट द एवरेज वैल्यू। बट अगर मान लो बेटा, अगर आपको जो वैल्यूज गिवन है, इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, भाई यहाँ पर तो x1 x2 x3 ये कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो आपने बोला कि हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली सबको ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टोल्ड मी। बट अगर मान लीजिए कि अगर आपका x डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब x वेरीज विद टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर x कोई क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो अगर x वो कोई क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इस केस में हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। तो इस केस में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं आपको एक जनरल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बता रहा हूं कि x एवरेज विल बी कैलकुलेटेड बाय x dt अपॉन dt। मतलब इस तरह से हम करते हैं, ये जीरो से जितने भी टाइम तक के लिए आपको बोला जाए उतने टाइम की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट्स ले लो। मान लो कि t1 से t2 तक जाना है, तो t1 से t2 t1 से t2 के बीच में एवरेज वैल्यू आ जाएगा। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अ क्वांटिटी विच वेरीज विद टाइम, उसका एवरेज निकालने के लिए आप बेसिकली यही करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है, ये कहां पर यूज होता है। जैसे चैप्टर काइनेमेटिक्स में अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आपने वेलोसिटी वगैरह पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या 11th में। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर है, वेयर t इज टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर लिखा मैंने, यहाँ पर t क्या चीज है, तो t इज द टाइम। अब आपसे बोले कोई कि इसका एवरेज वैल्यू बताओ, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, आपसे कोई कह दे, पहले इस बात को समझ लो, उसके बाद एसी पे फिर से वापस आते हैं। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो अब ये नहीं कर सकते आप कि v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 4 कर दिया, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज इटसेल्फ वेरिंग विद टाइम, ये टाइम के साथ बदल रहा है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है जिसका आप मीन डायरेक्टली निकाल दीजिएगा। तो इस केस में एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो क्वांटिटी आपको गिवन है, दैट मींस ये जो वेलोसिटी आपको गिवन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख देंगे v dt अपॉन क्या कर देंगे dt, v की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी गिवन है आपको 4t स्क्वायर dt, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, एंड उसके बाद नीचे भी यही कर दीजिए dt फ्रॉम 0 से 2। आप खुद सोचिए कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है। आप इस बात को समझें कि यहाँ पर v गिवन है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं गिवन है, यू हैव v बट यू डोंट हैव डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे v गिवन हो तो v मल्टीप्लाइड बाय t अगर कर दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाय t कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा या नहीं आएगा, वही तो करा है बेटा। देखो v dt कर दिया तो वी हैव गॉट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को आपने टाइम से अल्टीमेटली डिवाइड किया, नीचे देखो dt का इंटीग्रेशन तो t ही आएगा ना, तो अल्टीमेटली यू आर डिवाइडिंग इट विद टाइम, तो आप डिस्प्लेसमेंट को अल्टीमेटली आपने टाइम से ही डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। बट फर्क बस इतना हुआ कि अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो डायरेक्टली मैं ये काम कर सकता था, बट यहाँ पर वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब आते हैं वापस एसी पे, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, तो वी वर डिस्कसिंग ऑन द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, और मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी में पहली बात तो आपको ये कह दिया कि वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, बिकॉज आप कंप्लीट साइकिल्स पे अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एसी का एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो, वन कंप्लीट, टू कंप्लीट, जितने भी कंप्लीट साइकिल होंगे उस पे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमेशा जीरो आती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही तो निगेटिव भी होगा, तो दैट इज व्हाई द एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। तो इसीलिए जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कैलकुलेट करते हैं तो वी कैलकुलेट इट ओवर हाफ ऑफ द साइकिल। समझ में आया। अब देखो आप जब एसी की वैल्यू लिखते हैं तो करंट जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, लिखेंगे या नहीं। Yes, तो ये sir. जो करंट है हमारा वो टाइम के साथ कांस्टेंट है या टाइम के साथ वेरी कर रहा है बेटा, Sir, vary कर रहा है. वेरी कर रहा है। Sir, तो vary ऐसे कर केस रहा है. में मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए व्हाट शुड आई डू, जो अभी मेथड बताया था बट बिल्कुल उसको उठा के रख दो यहाँ पर, dt कहां से कहां तक आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कहा हाफ ऑफ द Sir, साइकिल, 0 से t. नहीं 0 से t नहीं, 0 से t/2, कितना, 0 से t/2, मैंने कहा ना हाफ ऑफ द Yes, साइकिल, sir. t Yes, अगर sir. ले लेंगे तो t का मतलब होगा कंप्लीट साइकिल, और आपको मालूम है कंप्लीट साइकिल पे तो रिजल्ट जीरो ही आना है, तो फिर 0 मेहनत होता क्यों है. करें। Yes, sir. तो 0 से t/2 और ये 0 से t/2, ठीक है। अब ये काम करना है हमें, खेलना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलेंगे। तो देखो ये आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी dt, एंड रिमेंबर दिस आई नॉट इज रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये जो आई नॉट है ये फिक्स्ड रहेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमेशा फिक्स रहेगी। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हर टाइम पे करंट की वैल्यू सेम रहेगी, मैंने ये नहीं बोला, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम है वो तो हमेशा फिक्स है ना, कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई मैक्सिमम करंट जो है वो 10 एम्पियर होगा, तो मैक्सिमम 10 होगा, बट हर इंस्टेंट पे 10 होगा ये नहीं है, ठीक है। तो dt फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से t/2। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस आई नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड बिकॉज दिस आई नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको आप ऐसे रख सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे हम, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, इफ यू हैव अ कांस्टेंट क्वांटिटी
तो it will be kept as it is, ठीक है, and only the variable part will be integrated or differentiated. तो sin omega t dt from 0 से t by 2, और नीचे बेटा अगर आप देखें तो नीचे भी have dt, dt का इंटीग्रेशन कोई बताएगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर टी होगा। ऑब्वियसली t होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का इंटीग्रेशन v होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं t विद द प्रॉपर लिमिट्स फ्रॉम 0 से t by 2। अब खेल ये है कि बस इसको इंटीग्रेट करना है, एंड हाउ डू आई इंटीग्रेट, लुक एट दिस, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कोई मुझे बता सकता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीबॉडी, एनीवन, किसी को याद है? सर cos थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज नॉट ओनली cos थीटा, इट इज माइनस cos थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन इज माइनस cos थीटा, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस cos थीटा होगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ये क्यों किया सर? देखो ये साइन ओमेगा टी में ये जो ओमेगा वाला टर्म है, दिस ओमेगा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, भाई ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एसी की लीनियर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी डिवीजन में चला जाता है। फिर से सुनो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी कहां चला जाता है बेटा? डिवीजन में चला जाता है, ठीक है, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? 0 से t by 2, और नीचे देखो तो अपर लिमिट रखो t by 2 माइनस ऑफ 0, यही तो होगा। आगे चलते हैं, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई नॉट बाई ओमेगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में t by 2, देखो तो ये स्टेप समझ में आया, ओमेगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली डिनोमिनेटर में t by 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस ऑफ cos ओमेगा टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा मैंने अभी सिखाया था कि 2 पाई बाई टी भी लिखा जा सकता है, 2 पाई बाई टी, और ये वाला ओमेगा के साथ जो टी है वो एज इट इज है 0 से t by 2। सर आपको ये चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? व्हाई डिड यू चेंज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी? द रीजन बीइंग कि जो टाइम की लिमिट आपको गिवन है ना, वो भी कैपिटल टी के टर्म्स में गिवन है, टाइम की लिमिट देखिए, अपर लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, ठीक है, तो अगर मैं इसको टी के टर्म्स में चेंज कर दूंगा तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा, अगर ओमेगा के टर्म्स में रख दूंगा तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाए हम, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको कैपिटल टी के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखें आप, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आई नॉट, यहाँ पर भी ओमेगा को आप 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये जो टी है वो एज इट इज है, यहाँ पर आप लिमिट पुट करिए माइनस ऑफ cos 2 पाई बाई टी, यहाँ पर टी की जगह लिखेंगे आप अपर लिमिट t by 2, ठीक है, अपर लिमिट रखने के बाद आप माइनस साइन लगाते हैं, तो आपने माइनस लगा दिया, फॉर्मूला यही कहता है ना इंटीग्रेशन का, अगर नहीं आता हो इंटीग्रेशन तो प्लीज पूछ लो, शर्माओ नहीं। अपर लिमिट रखने के बाद आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या रूल ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे? बीच में माइनस साइन, उसके बाद ये जो इंटीग्रेटेड वैल्यू आई है उसमें आप फिर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट, और ये पूरी इंटीग्रेटेड वैल्यू के साथ माइनस साइन ऑलरेडी है, तो इसलिए वो माइनस भी आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं इसमें t की जगह 0 रख दूं तो दिस टर्म विल बिकम 0, तो ये माइनस ऑफ माइनस cos 0 लिखा जाएगा। डन, तो मैं ऊपर के कुछ स्टेप्स को इरेज कर देता हूं, so to simplify it further and to get the final answer for this, तो देखिए अब यहां पर देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस t and this t will cancel out, say something, am I correct? this t and this t cancel out, this 2 and this 2 cancels out, ठीक है, Yes, sir. ये 2 और ये वाला 2 cancel out, ठीक, तो अब देखो क्या बचा यहाँ पर, when you will solve it further तो you will be getting on this side you will be getting I naught by pi, यहां बचेगा माइनस ऑफ cos ऑफ पाई, और यहाँ माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस ऑफ cos ऑफ 0, ठीक है। अब cos पाई का क्या मतलब होता है? तो cos पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब एंगल के टर्म्स में पाई मींस 180 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया पाई का मतलब एंगल के टर्म्स में, फिर से रिपीट कर दूं, एंगल के टर्म्स में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा माइनस ऑफ 1, cos 180 की वैल्यू ये माइनस एज इट इज, और cos पाई इज -1, याद रखिएगा cos पाई का मतलब हुआ cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है cos 180 की वो होती है -1, तो ये माइनस ऑफ -1 प्लस ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 0 की वैल्यू होती है +1, ठीक है। अब देखिए ये दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो आई नॉट बाई पाई दिस विल बिकम 1 प्लस ऑफ 1, डिड यू अंडरस्टैंड? तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई? ट्वाइस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, दिस विल बी 2 आई नॉट बाई पाई। तो एक छोटा सा सवाल करके मुझे बताइए, फिर फर्दर हम आगे बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया है कि करंट इज गिवन एज, सॉरी, I is given as I naught times of t square, ठीक है, where I naught is constant, I naught is constant and t is time, I naught constant है और t time है। आपका सवाल है फाइंड द एवरेज वैल्यू
of current between t equal to 0 and t equal to 4 seconds. You have to find out the average value of current between t equal to 0 and t equal to 4 seconds. First of all, I would like to ask you, क्या यहाँ पर आप average value को 2I0 by pi लिख सकते हो क्या? Can you write the average value as 2I0 by pi? No sir. याद रखिए, मेरी बात सुने, AC की average value को 2I0 by pi हम तभी लिख सकते हैं जब current is represented by I0 sin of omega t, या अगर यहाँ पर I0 cos omega t भी होता तब भी रिजल्ट 2I0 by pi आता. बट अगर करंट इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड आइदर बाय द साइन और कॉस, तो फिर उस केस में रिजल्ट को आप 2I0 by pi नहीं लिख सकते. फिर क्या करेंगे सर? फिर तो यू विल हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली. कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, जो मेथड आपको सिखाया है, यू विल हैव टू अप्लाई द मेथड अगेन एंड यू विल हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द रिजल्ट. चलिए सर, सीधी बात है कि यहाँ पर भी करंट इज वेरिंग विद टाइम, तो आई एवरेज अगर आप निकालेंगे द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट, तो दिस आई एवरेज वुड बी इक्वल टू आई dt अपॉन dt. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. और आई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप I0 t स्क्वायर dt. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 to 4 सेकंड्स. तो 0 to 4 डिवाइडेड बाय नीचे आप लिखेंगे dt एंड दैट शुड आल्सो बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 4. यहाँ पर I0 t स्क्वायर में द क्वांटिटी व्हिच इज कांस्टेंट इज I0, तो इट विल बी केप्ट एज इट इज. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी t क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से 4 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी सिंपली t एंड दैट विल बी फ्रॉम 0 to 4. dt का इंटीग्रेशन सिंपली से t होगा और उसको भी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट आल्सो फ्रॉम 0 to 4. अब यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दो. देखो 3 कांस्टेंट है तो वो तो ऐसे ही लिख सकते हो आप, I0 by 3, और t में पहले अपर लिमिट पुट करो तो इट विल बिकम्स 4 क्यूब एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट, इट विल बिकम 0. राइट, t में पहले अपर लिमिट पुट किया तो इट बिकम्स 4 और उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 0 बिकॉज़ द लोअर लिमिट इटसेल्फ इज 0. अब नीचे भी वही काम करो, तो पहले अपर लिमिट पुट करो तो 4, क्योंकि द पावर ऑफ t हियर इज 1, तो सिंपली इसमें 4 ही बचेगा, और माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो दैट बिकम्स इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग है. अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करें, 4 का क्यूब कर दें तो 64 हो जाएगा, 64 I0. एंड यहाँ पर आप देखो ये वाला, ये जो 3 है और ये 4, दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. देखो ध्यान से, तो दे गेट्स मल्टीप्लाइड, तो इट विल बिकम इक्वल टू 12. तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर 16 I0 डिवाइडेड बाय 3. 4 से डिवाइड हो जाएगा ये. अब नेक्स्ट लिखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC. टॉपिक डालिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC. AC की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ऐसा फिर से मैं रिपीट करूंगा कि ऐसा फिर से आपने क्लास 11th में पढ़ा है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, इसको RMS वैल्यू कहते हैं. शॉर्ट फॉर्म है इसका RMS. RMS इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस. इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC को वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC भी कहते हैं. अगर दूसरा नाम लिखना हो तो लिख सकती हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, या तो यू कैन कॉल इट एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC और यू कैन कॉल दिस एज वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC. दोनों का एक ही मतलब है. अब फिर से मैं बेसिक मैथमेटिक्स सिखाऊंगा इससे रिलेटेड, उसके बाद फिर मैं आपको AC के बारे में बात करूंगा कि भाई AC में RMS वैल्यू का क्या मतलब है. बट बिफोर आई डू दैट, उससे पहले मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द RMS वैल्यू ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी. तो RMS लिखते हैं हम रूट मीन स्क्वायर, लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर, लिखा ऐसे जाता है, ठीक है. लेकिन काम इसका जो है ना, जब इसको मैथमेटिकली आप ये करोगे कि रूट मीन स्क्वायर निकालने का जो मैथमेटिकल तरीका है, तो पहले ये है कि जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है पहले आप उसका स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद उसका मीन निकालिए, एंड वंस यू हैव गॉट द मीन ऑफ दोस स्क्वायर ऑफ दोस क्वांटिटीज, तो फिर आप उसको क्या करिए, फिर आप उसको रूट लगा दीजिए. पता नहीं क्या बोले सर. मान लो कि लेट x1 x2 x3 आर द वैल्यूज, x1 x2 x3 अप टू n आर द वैल्यूज. अब मुझसे बोला गया कि भाई इसका रूट मीन स्क्वायर बताओ. हमें पूछा गया कि भाई इसका रूट मीन स्क्वायर बताओ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ. तो क्या करेंगे सर हम? तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले क्या करो, गिवन क्वांटिटीज का स्क्वायर करो, है ना. तो x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसका मीन निकालो. मीन निकालने का क्या तरीका होगा? डिवाइडेड बाय n. मीन निकालने का क्या तरीका होगा कि डिवाइड ऑल दिस बाय n. तो n से डिवाइड कर दो, ठीक है, स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकाल दो और उस पे रूट लगा दो. तो दिस इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी यस और नो. Yes, sir. अब फिर से यहाँ पर एक बात समझिए कि व्हेन यू हैव रिटन ऑल दीज वैल्यूज, तो यहाँ पर जो x1 है, जो x2 है, ऑल दीज थिंग्स, आपने बोला कि ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट. तो उस केस में आपने रूट मीन स्क्वायर ऐसे निकाला कि पहले आपने गिवन क्वांटिटीज का रूट करा और फिर उसका क्या किया, फिर उसका गिवन क्वांटिटीज का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला और फिर उसका रूट किया. लेकिन अगर मान लो कि इफ x, अगेन वही वाली बात फिर से, कि इफ x डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब अगर गिवन क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर गिवन क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो फिर इसका रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा? जैसे हमने एवरेज के केस में भी बात किया था
कि अगर गिवन क्वांटिटी टाइम के साथ बदल रही है तो फिर एवरेज कैसे निकलेगा। वैसे ही हम यहाँ पर भी बात करेंगे कि भाई इस केस में रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी ऐसा हो जाए तो एक्स dt आपने किया था ना, अब उसका स्क्वायर करके वही काम कर दीजिए, मतलब गिवन क्वांटिटी का स्क्वायर करिए और फिर वही काम करिए। क्या करिए, एक्स स्क्वायर dt करिए इस केस में, डिवाइडेड बाई dt, और इसका रूट ले लीजिए तो यू विल गेट द एक्स RMS। समझ में आ गई बात। इफ द क्वांटिटी वेरीज विद टाइम तो उस केस में आप एक्स स्क्वायर dt बाई dt का होलो रूट करेंगे, और अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है विद टाइम तो उस केस में आप अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइड बाय n, जैसे आप नॉर्मली मीन निकालते हैं तो स्क्वायर क्वांटिटीज का मीन निकालेंगे और उसके बाद उसका रूट ले लेंगे। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट समझाया है, इसलिए समझाया क्योंकि इसका यूज है, आपको क्वेश्चन में इसका यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली हमेशा करंट साइन के फॉर्म में गिवन होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए अगर करंट साइन के फॉर्म में गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे, जो अभी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना वो डायरेक्टली आप नहीं लगा पाओगे हर केस में। तो इसलिए वहां पर आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि हम करते क्या है बेसिकली, व्हाट वी डू टू फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब हम RMS वैल्यू ऑफ AC पे बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द RMS वैल्यू ऑफ AC। अब RMS वैल्यू ऑफ AC का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये बेटा, अच्छा क्यों हम बात करते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC की, तो उसका कारण है कि अगर मैं AC की बात करूं तो AC बेटा हमें मालूम है कि ऐसा करंट है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज दोनों वाइज चेंज हो रहा होता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही होती है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है। और आपने सुना है, सुना क्या आपने बेसिकली पढ़ा है लास्ट वाले चैप्टर में व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द करंट। आपने यही पढ़ा था ना कि एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, बट याद रखिए कि नॉर्मल जो एमीटर्स होते हैं उससे आप सिंपली डीसी को मेजर करते हैं, डायरेक्ट करंट को। यू कैन नॉट मेजर एसी बाय यूजिंग द नॉर्मल एमीटर्स। नॉर्मल एमीटर यूज करके आप एसी मेजर नहीं कर सकते सर, यू कैन ओनली मेजर डीसी बट यू कैन नॉट मेजर एसी। क्यों सर, क्योंकि आपको खुद ही लॉजिक पता है कि भाई ये ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल एमीटर खुद सोचो क्या मेजर करेगा, क्योंकि हर बार तो वैल्यू बदल रही है, नहीं आ रहा। वैसे इसका जो एमीटर होता है वो कौन सा होता है वो आपको पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ याद मतलब जान के रख लो क्या बुराई है। तो बेटा इसमें नॉर्मल एमीटर आपके काम नहीं आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नॉर्मल एमीटर कैन नॉट मेजर दिस वैल्यू ऑफ करंट, नॉर्मल एमीटर से ये करंट मेजर नहीं होता। तो फिर कैसे एमीटर से करंट मेजर होता है, तो वो एमीटर होता है जो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली यूज किया जाता है। वो उसको आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आप याद रख सकते हैं कि एक ऐसा एमीटर होता है जो बेस्ड होता है ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि भाई एसी हो कि डीसी हो कोई भी करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा एमीटर विच इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उसको हम यूज करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर। तो अब हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एसी में। एसी का जो हीटिंग इफेक्ट है ना कि कितनी देर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हीटिंग इफेक्ट है उसको डिफाइन करने के लिए या उसको बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए हम एसी में क्या डिफाइन करते हैं, तो एसी में हम आरएमएस वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए हम एसी को क्या डिफाइन कर देते हैं, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इसलिए डिफाइन करते हैं कि बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डीसी। अब ये डीसी से कैसे रिलेटेड है, क्या है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एवरी वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ आरएमएस। मान लो बेटा कि मैं आपसे कहूं ये हमारा एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और फिर से हम दूसरा एक और रेजिस्टर ले रहे हैं उसका भी रेजिस्टेंस आर। वी हैव टेकन टू रेजिस्टर्स सेपरेटली हैविंग द सेम रेजिस्टेंस आर ईच। आपसे बोला गया कि इस वाले रेजिस्टर में आई अलाउ एसी टू पास थ्रू दिस रेजिस्टर फॉर सम टाइम। मतलब कुछ देर तक हम क्या पास कर रहे हैं बेटा, हम इस वाले रेजिस्टर में कुछ टाइम तक हम एसी पास कर रहे हैं। अनडाउटेडली यू नो दैट कि चाहे वो करंट एसी हो कि डीसी हो, अगर पास करोगे तो क्या होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर आपने करंट पास किया तो अनडाउटेडली देयर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर। क्लियर। मान लो कि हमने टी टाइम तक इसमें करंट पास किया और जो करंट हमने पास किया वो एसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हीट तो प्रोड्यूस होगा इन द ओवरऑल टाइम ऑफ टी। इस पूरे टाइम टी में कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर उसी रेजिस्टर में हम डीसी पास करें, ठीक है, तो बेटा करंट पास करने पर डीसी हो चाहे एसी हो हीट प्रोड्यूस होता है। तो अगर अब उस रेजिस्टर में इंस्टेड ऑफ मेकिंग एसी टू पास थ्रू इट, अगर हम उसी से डीसी पास कराएं, तो डीसी का हमें कितना वैल्यू ऑफ डीसी, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डीसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टर फॉर द सेम टाइम। फिर से सुनो, कितना डीसी हमें पास करना पड़ेगा उसी रेजिस्टर से उसी देर तक, so that we get the same value of heat produced in the resistor as produced by DC। कंफ्यूज हो गया शायद, फिर से सुनो, हमें कितना डीसी पास करना पड़ेगा उसी रेजिस्टर में, उतने ही टाइम तक हमें कितना डीसी पास करना पड़ेगा ताकि हमें उतना ही हीट मिले उस रेजिस्टर में जितना हीट हमें कब मिला था। तो जितना हीट हमें तब मिला था जब हमने क्या पास किया था, तो हमने डीसी जब पास किया था, तो जितना हीट प्रोड्यूस हुआ था उतना ही हीट अभी भी प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए डीसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसी डीसी की वैल्यू को हम एसी का आरएमएस कहते हैं। नहीं आया, मान लो कि हमने यहाँ पर 2 सेकंड तक एसी का कुछ करंट ऑफ एसी हमने पास किया और 10 जूल ऑफ हीट मिला।
अब इसमें भी हम 2 सेकंड तक पास करेंगे डीसी को, तो डीसी की मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करे जितना एसी ने करा था 2 सेकंड में। मान लो डीसी की वो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4 एम्पियर है, तो यही 4 एम्पियर एसी का क्या कहलाएगा, एसी का आरएमएस वैल्यू कहलाएगा या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी कहलाएगा। तो लिखिए सर डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन फॉर दिस। लिखिए इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which will produce which will produce it is defined as that value of DC which will produce the same amount of heat in a given resistor, which will produce same amount of heat in a given resistor in a given time, same amount of heat in a given resistor in a given time as produced by AC in the same resistor for the same time, as produced by AC in the same resistor for the same time, as produced by AC in the same resistor for the same time। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगा, तो लेट अस कैलकुलेट इट मैथमेटिकली। अब देखो बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डीसी कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है? कांस्टेंट। अच्छा डीसी कांस्टेंट करंट, और एसी कैसा है? वेरिएबल करंट है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए एक बात समझिए, एसी में जो हर इंस्टेंट पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10th में पढ़ा होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई इज कॉल्ड एज करंट, तो करंट का स्क्वायर करना है, आर इज द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टी, टी इज द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। ठीक है, इसी को जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं या जूल्स लॉ भी कहते हैं। सुना है, क्लास 10th याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? जूल्स लॉ ऑफ करंट जो कहलाता था, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो यही था कि अगर आप कोई रेजिस्टर ले लें और उसमें करंट पास करें तो करंट के फ्लो के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस गिवन रेजिस्टर में, दैट विल बी रिटन एज आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय टी, वेयर आई वुड बी द करंट, आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर, एंड टी जो होगा दैट वुड बी द टाइम। अब एक बात सोचो, एसी की अगर मैं बात करूं तो एसी जो एसी जो करंट है वो हमेशा वेरी करता है, तो एसी हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। एसी क्या करेगा, हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, एसी की वैल्यू तो हमेशा चेंज होगी, तो एसी हमेशा चेंज हो रहा है, इसका मतलब हर टाइम पे जो एसी हीट प्रोड्यूस करेगा वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग हीट प्रोड्यूस करेगा। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम। समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन डीसी जो हीट प्रोड्यूस करेगा दैट वुड बी द सेम हीट। मतलब अगर मान लो आपसे मैं कहूं कि भाई पहले 10 सेकंड में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो करंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टर अगर फिक्स है तो आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, फिर से हम कह सकते हैं आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय 10। मगर अगर एसी है तो एसी अगर पहले 10 सेकंड में 10 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो नेक्स्ट 10 सेकंड्स में वो 10 जूल हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज एसी इज अ वेरिएबल करंट। वो करंट क्या कर रहा होगा, तो वो करंट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, तो इसलिए वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसीलिए बेटा हम करते क्या है, ध्यान से सुने, इसीलिए हम करते ये हैं कि हम क्या फाइंड कर लेते हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं बेटा, सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाई, क्या कह रहा था मैं, हाँ, हीट प्रोड्यूस्ड बाई होम, हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी अगर हम निकालेंगे तो एसी हम डायरेक्टली पूरे टाइम टी में नहीं एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द कंप्लीट टाइम। नहीं आई बात समझ में? देखिए क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई डी टी। सर एक ही बार में आपने क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो एक बार में हम नहीं लिख सकते। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी क्या लिख सकते हैं, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी विल बी रिटन एज करंट आई स्क्वायर आर डी टी। कितने टाइम में, तो मान लो मैं एक साइकिल पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दूंगा, और डीसी जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो हीट प्रोड्यूस बाई डीसी तो इतने ही टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड में क्या लिख दें, सिंपली आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी लिख दें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने बोला कि ये जो दोनों हीट प्रोड्यूस हो रही है इन द रेजिस्टर दैट हैज टू बी सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर आई स्क्वायर आर टी दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, दिस टू मस्ट बी इक्वल और नॉट, बोलो। इसके बाद क्या स्टेप देखो, अरे ये दोनों का हीट सेम होना चाहिए ना बेटे, नहीं बोल रहे हैं आप लोग? यस सर। बोथ द वैल्यूज ऑफ दिस हीट मस्ट बी इक्वल और नॉट, ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, दोनों वैल्यूज ऑफ हीट शुड बी सेम। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया इसीलिए क्योंकि आपने डेफिनेशन ही यही लिखा है, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर आर यू कैन टेक इट एज आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना। और करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट को हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर, कितना डी टी, कहां से कहां तक, 0 से टी, बिकॉज एसी को आप क्या लिखेंगे, तो एसी की जो वैल्यू लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, आई
नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, दिस Yes, आर एंड दिस yes, sir. आर विल कैंसिल आउट, ये दोनों आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम आई स्क्वायर को, यहाँ के बाद क्या स्टेप यहाँ देखिएगा, आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन यहाँ टाइम पीरियड इधर ले आओ राइट साइड पे, तो डिवीजन में चला जाएगा, इसको अगर आप लिखोगे तो 0 से t आई नॉट का स्क्वायर विल बिकम आई नॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब यहाँ के बाद के स्टेप को फर्दर आप ध्यान दें, यहाँ के बाद बेटा मैं यहाँ से आई को ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी। अच्छा ये आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो आई नॉट तो इज ऑलवेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, तो इसको इंटीग्रेट तो आप करेंगे नहीं, तो इसको आप बाहर कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन के बाहर लिख दीजिए आई नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक 0 से टी तक, यही जो वैल्यू आएगी ना इंटीग्रेट करके, यही जो आई आया तो रूट हो गया ना, ये देखो यही जो आई आएगा दैट आई विल बी कॉल्ड एज आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी, इसी को हम एसी का क्या कहेंगे आर एम एस वैल्यू, बट वो कब आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो इंटीग्रेशन कायदे से करेंगे यहाँ पर, बट ये आपको देख लीजिए पहले यहाँ तक क्लैरिटी है, इसके ऊपर रूट लगा दो, वही जो आई कैलकुलेट करके आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज आई आर एम एस, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, हाँ ना तो बोल दो, Yes, sir. ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो सर इसको इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इंटीग्रेट करने में डायरेक्टली आप साइन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिंपली साइन नहीं है, ये साइन स्क्वायर है, तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इज cos 2 थीटा, किसी को याद है क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा, 1 को उधर ले जाओ तो ये ऐसे आ जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, हाँ ना तो बोल दो, Yes, sir. इस फॉर्मूले को कहीं पर, इस फॉर्मूले को कहीं पर साइड में लिखिए आप लोग, ये बेटा फिजिक्स में कई बार यूज हो जाता है ये वाला फॉर्मूला ना, जब आप अच्छे सवाल करेंगे तो आपको कई बार यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, तो इसको कहीं पर साइड में लिख लें। अब देखो Yes. ये एक इक्वेशन मान लो, इसमें बस मुझे इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं अलग मतलब थोड़ा बाहर करके इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार पूरा रूट कौन लिखता रहे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तो होना नहीं है, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट द साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला पार्ट, तो इसलिए मैं इसको बस अलग करके इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी, तो 1 प्लस ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt, हाँ या ना, 0 से कहां तक टी तक, सही जा रही है यहाँ तक। अब देखो इंटीग्रेशन में एक चीज सिखाई जाती है कि सर अगर दो पार्ट में हो ना, अगर आपके बीच में प्लस या माइनस साइन हो, पहली बात तो ये समझो कि इसको 1/2 प्लस ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt कर सकते हैं, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, यहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद फर्दर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जब भी बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों टर्म को अलग अलग कर सकते हैं, तो 1/2 dt 0 से t प्लस ऑफ ये वाला जो टर्म होगा ये cos 2 ओमेगा 2 t बाई 2 dt, कहां से कहां तक 0 से t तक। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर रख दो, dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, प्लस यहाँ पर भी 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं cos 2 ओमेगा t dt। मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, इसको फर्दर इंटीग्रेट करके cos 2 ओमेगा t को फर्दर इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक दिमाग में बात याद रखनी पड़ेगी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ ऑलवेज, तो यू नीड टू हैव दैट आइडिया। आपको जब भी cos हो, ध्यान से सुनो, cos या sin अगर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड तो आंसर हमेशा 0 आएगा, पता नहीं क्या बोल गया ये, कॉस या साइन, देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, यही तो पूरा टाइम, एक टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, एक साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या कर देगा इसको, अभी तो बोलो सर 0 कर देगा, 0 कर देगा, तो जो कॉस के साथ होगा ना वही साइन के साथ भी होगा, दोनों का मामला सेम है, क्यों, क्योंकि अगर आप कॉस का कभी ग्राफ देखा हो जीवन में तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव भी है, ये भी एक साइकिल है, ये एक टाइम पीरियड में इसमें भी जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतनी वो कौन सी वैल्यू है उतनी निगेटिव वैल्यू भी है, तो इसका भी सम क्या हो जाएगा, तो इसका भी सम अल्टीमेटली क्या हो जाता है 0, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि कॉस या साइन 0 से मतलब एक साइकिल हो, 2 साइकिल हो, 4 साइकिल हो, उसका रिजल्ट क्या लिख दीजिएगा 0, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दीजिए 0, ठीक है। तो अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे 0 तो ये क्या आ जाएगा 1/2 dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक 0 से t, तो ये कितना हो जाएगा 1/t माइनस ऑफ 0 कितना आया 1/2t, तो IRMS की वैल्यू क्या आई, लिखा था अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले 1/I0/t लिखा था, देखिए अब इसको अंदर जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I0/t मल्टीप्लाइड बाई इसको क्या लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई t, t से t कैंसिल हो गया, क्या हो गया t से t
कैंसिल हो गया, तो आई आर एम एस की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आया, आई नॉट बाई टू अंडर रूट में। तो इस वैल्यू को हम ऐसे नहीं लिख सकते, आई आर एम एस इज नथिंग बट आई नॉट बाई रूट टू। नहीं आया रे भाई, आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू होगी। कितनी होगी, आई नॉट क्या चीज है यहाँ पर, दैट इज द मैक्सिमम एसी या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और रूट टू तो आपको पता ही है कि रूट टू क्या होता है। तो आई नॉट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब आपकी जो आई आर एम एस वैल्यू होती है एसी की, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी डिवाइडेड बाई रूट टू होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी डिवाइडेड बाई रूट टू होती है। अब देखो एक छोटी सी बात है, आपको कभी भी देखते होंगे आप एसी सर्किट पे या एसी पे वर्क करने वाला जो भी आपके घर में जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसमें कभी देखा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लिखा होता है, ये सॉरी उसमें करंट की रेटिंग लिखी हुई होती है। इस बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे देखेंगे कि जैसे लिखा हो कि 230, जैसे आपने देखा होगा ना कि 230 वोल्ट लिखा होता है। आपके घर में जो सप्लाई होती है वो कितने वोल्टेज पे होती है, कभी सुना है? 230 वोल्ट पे होती है। अच्छा, जो करंट का आरएमएस निकाला है वैसा ही किसका आरएमएस निकलेगा, ईएमएफ का भी। करंट का और ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू हमेशा कैसा होगा, सेम। नहीं समझ में बात, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर इसी में हमें ई आरएमएस पूछ लेता कोई, ई आरएमएस मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो ये कितना लिखते हैं आप, ई नॉट बाई रूट टू। समझे आप मेरी बात? नहीं नहीं, बात Yes, sir. समझ, बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल सेम तरीके से निकाला जाएगा। उसमें भी आप क्या करते हैं, उसमें भी आप यही कहते हैं कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाई alternating EMF in a given resistor for a given time should be same as the heat produced by the DC EMF for the same in the same resistor for the same given time. बेसिकली करते क्या आप, हीट प्रोड्यूस को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हीट को हमने लिखा आई स्क्वायर आर टी, आई मतलब करंट को हम V बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी लिख सकते हैं। कभी हाँ ना बोलो भाई, करंट को V बाई आर लिखा जा सकता है? Yes, sir. Ohm's law. ओम्स लॉ, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू टी लिख सकते हैं इसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाई टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, मतलब हीट को अगर वोल्टेज के टर्म्स में या ईएमएफ के टर्म्स में लिखा जाए तो हम उसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, ये लिखा जा सकता है, या E स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, ये लिखा जा सकता है ना। तो अब देखो उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी would have been written as E square by R multiplied by dt, एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी को अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं ई स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम टी। इसको हम फर्दर लिख सकते थे हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम कर देते और ई की जगह हम क्या रख देते, ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते, 0 से t, और ये हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी इतना होता, तो दोनों को इक्वेट कर लेते। ई इसको ई नॉट लिख देता हूं मैं, या ई सिंपली ई स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी। इसको हम क्या लिख देते, देखो ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बाहर लिख देते, क्या बचता है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। मुझे लग रहा है मैं अकेला सीख के खुश हो रहा हूँ, 0 से टी तक ये आर से आर खत्म हो जाता है या नहीं। तो इसके आगे स्टेप आप क्या लिखते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक, 0 से टी तक। तो ई की वैल्यू को आप क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी ई नॉट स्क्वायर बाई टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कहां से कहां तक, 0 से टी तक। मुझे एक बात बताओ, क्या फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करते तो कितना आता, अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन किया था तो कितना आता, हाफ ही आता Half है T. ना, हाफ टी। तो फिर से टी टी कैंसिल होके ई आर एम एस की वैल्यू क्या निकल के आती है, तुम खुद सोचो, ई आर एम एस की वैल्यू क्या निकल के आती है, ई नॉट बाई रूट टू आती है या नहीं आती, सॉल्व करके देख लो। ई आर एम एस कितना निकल के आता भाई, ये ई नॉट बचता और ये टी से टी कैंसिल हो जाता इंटीग्रेशन के बाद, तो रूट टू ही तो बचता। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस निकालोगे तो आई आरएमएस होगा आई नॉट बाई रूट टू, तो उसी तरह से ई आरएमएस निकालोगे तो ये होगा ई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, दोनों में नीचे क्या आ जाता है, रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू। दोनों केस में क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू।